कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ डाउट है क्या? कैन यू डिस्कस द एक्सरसाइज 1 ऑफ पार्ट 1 सीसी? हाँ, तो एक्सरसाइज 1 तो अपन डिस्कस कर चुके थे ना सारा। एक्सरसाइज 1 का पार्ट तो अपन डिस्कस कर चुके हैं ना, पार्ट 1। पार्ट 2 डिस्कस नहीं किया अपन ने। अगर पार्ट 2 किसी का डाउट है तो पार्ट 2 डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप बोलो तो। पहले पार्ट 2 डिस्कस कर दूंगा मैं, आप पार्ट 2 बता दो कोई डाउट है तो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पार्ट 2 में अगर कोई डाउट है किसी का तो बता सकता है। पार्ट 1 अपन ने डिस्कस किया था। निकालो भाई डाउट्स, कर देते हैं डाउट्स ये। बोलो, पार्ट 2 में कोई डाउट्स है? हाउ टू चेक एरोमेटिसिटी इफ देयर इज मोर देन वन रिंग? एक रिंग से चेक करो ना, एक रिंग से चेक करो। अगर एक भी रिंग में अपने पास ऐसे अगर एरोमेटिसिटी दिख रहा है तो पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है, अब कुछ भी बनाओ इसमें। अगर मुझे एक रिंग में इस टाइप का सिस्टम है जो अपन ने एरोमेटिसिटी के लिए पढ़ा है ना, अगर एक भी रिंग में वो पार्ट है और बाकी बहुत बड़ा कंपाउंड बना दो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। then it will be entire ring will be aromatic. You write like this. This is aromatic. This is aromatic. This is aromatic. They all are aromatic. पार्ट 2 का A5 पूछा है। पार्ट 2 का A5 पूछा है और देख लेता हूं मैं भाई। अगर थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डाउट कर देता हूं, क्योंकि मतलब A3 B2 3 5 एंड B2 और कोई डाउट है तो बोलो। एम्बिडेंट लिगेंड एक्सप्लेन कर दो कंसेप्ट। कुछ नहीं, एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब है मेरे पास एक A है, इनके बीच में 2 एटम होंगे या 2 से ज्यादा एटम हो सकते हैं। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों में से किसी से भी डोनेट कर सकता हूं। इससे डोनेट करूंगा तो ए एटम डोनेट करेगा, इससे डोनेट करूंगा तो बी एटम डोनेट करेगा, तो ये एम्बिडेंट लिगेंड है। लेकिन ये एम्बिडेंट लिगेंड नहीं है। इसके पास भी 2 डोनर साइट है, एक ए डोनर साइट है इधर से और इधर से, लेकिन इसमें सेम एटम डोनेट करेंगे तो एम्बिडेंट लिगेंड नहीं बोलूंगा, अलग अलग टाइप के एटम डोनेट करने चाहिए तो ही एम्बिडेंट लिगेंड बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। सो दैट इज एम्बिडेंट लिगेंड। और एम्बिडेंट लिगेंड में कुछ नहीं होता। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दो। एम्बिडेंट लिगेंड में मैंने काफी सारे बताए आपको। मैंने आपको बताया CN, इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, अलग अलग एटम है तो एम्बिडेंट लिगेंड। अब बोलो, दैट इज एम्बिडेंट लिगेंड। अब सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के समझो, वो सेंटेंस में पूरा बिल्कुल एग्जैक्टली लिखा होता है। और बोलो किसी A5 A2 और A5 A2 तो मैंने लिखा हुआ है, 5 में लिख लेता हूँ, वो भी लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है। B5 चाहिए अपन को, B5 लिख लेता हूँ, ये लो लिखा। चल तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 1 में, पार्ट 1 में, एक मिनट में कैलकुलेट देख लेता हूँ कहां पर की मैंने। पार्ट 2 1 ऑप्शन है, चलो देखते हैं। A2 पूछा है आपने, तो A2 में मुझे गिवन है डोनर साइट इन द EDTA R। हाँ, तो अपन ने EDTA का स्ट्रक्चर बनाया तो था, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिडिक एसिड, एक नाइट्रोजन होता है, इधर भी नाइट्रोजन होता है, इधर CH2 होता है, टेट्राएसिडिक एसिड है ना, ये किधर होता है, ये डबल बॉन्ड हो, ये CH2 होता है, C डबल बॉन्ड होता है, ये होता है, ये अपन ने क्लास में लिखा हुआ है, अगर आपने नोट्स भी चेक करोगे तब भी मिल जाएगा आपको। 1 2 ये ऑक्सीजन ये वाला, 2 3 4 5 और 6 ये डोनर साइट हो गई, लिखा तो था अपन ने A2 डोनर साइट। A3 पूछा है आपने, some salts although containing 2 different metallic elements, ठीक है, give the test for one of them in the solution, सब such salt। हाँ तो ठीक है ना,
ऐसे सॉल्ट जिनमें दो मेटल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैं एक ही मेटल का टेस्ट लगा पाता हूं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ा अपन। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ा अपन। भाई अगर डबल सॉल्ट होते हैं, मिक्स सॉल्ट होते हैं, वो सब होते हैं, तो उनमें अपन सभी का टेस्ट लगा सकते हैं। A5 A5 वाला सेम कंपाउंड अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट किया था। तो मॉलिबेडियम गिवन है अपन को MO2O4, अपन ने लिखा O4, ठीक है। C2H4 होल ट्वाइस और H2O होल ट्वाइस, और इसमें अपन को लिखा है -2। अब ये क्या चाहता है अपन से? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है अपन को? ये लो हो गया। इसके लिए कैलकुलेट करना है तो 2x ले लेता हूं। ऑक्सीजन -2 होता है एक ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है इसमें? 4, 4 हो गया। हाइड्रोकार्बन है 0 होता है। वाटर है वो भी 0 होता है। इजिकल टू कितना है रिमाइंडर? -2 लिखो। मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप ऐसे भी लिखते तब भी कैलकुलेट कर देता हूं। फास्फोरस के लिए कैलकुलेट करना है x, -2 इंटू 4 इजिकल टू -3 रिमाइंडर। ऐसे तो कैलकुलेट करते थे। x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2x - 8 इजिकल टू -2। सो 2x इजिकल टू उधर जाएगा तो +6, x इजिकल टू +3 आ गया। लो भाई मेरा आंसर आ गया। बोलो, मॉलिबेडियम में अपन को आंसर आ गया, दैट इज मॉलिबेडियम। तो A5। अब B2 पूछा है आपने, तो B2 बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। B2 में अपन से पूछा है, मैं इसको हटा लेता हूं, फिर B2 की बात कर लेते हैं अपन। भाई B2 में अपन को लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल नेम बताओ क्या है, चलेगा? पोटेशियम लिखा, टेट्राफ्लोराइडो ऑक्साइडो क्रोमेट 6, पोटेशियम टेट्राफ्लोराइडो। तो क्रोमेट लिखा है तो Cr लिखूंगा, और टेट्राफ्लोराइडो मतलब F4 है, और टेट्राफ्लोराइडो ऑक्साइडो मतलब O है, और इसमें अपन कहेंगे ये ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। अब अपन कहेंगे पोटेशियम, ये देखो भाई इससे तो -4 आएगा, क्यों? -1 होता ना एक पे, तो -1 इंटू 4, अब इतना तो लिख ही सकता हूं -4, और इससे -2 आएगा, तो टोटल जो नेगेटिव चार्ज हो गया वो -6 हो गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट में अपन को गिवन है कि क्रोमियम +6 है, तो फिर इसका क्या करोगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर यही +6 है तो फिर पोटेशियम तो लिखना ही पड़ेगा ना, उसको चार्ज तो देना ही पड़ेगा। अगर इसको चार्ज देते हैं तो फिर इसमें 6 से कम हो जाएगा, एक भी पोटेशियम लिखोगे तो ये +5 हो जाएगा। इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर। दूसरा वाला बेरियम टेट्राफ्लोराइडो क्रोमेट, ठीक है भाई, बेरियम लिखा, टेट्राफ्लोराइडो लिखा, लो भाई टेट्राफ्लोराइडो और ब्रोमेट, तो Br लिखा, F4 लिखा, ये ब्रोमेट है। तो अपन कहेंगे भाई इसमें ना, मतलब अगर अपन चेक करें तो Br में BrF3 होता है, उसको एक फ्लोरीन दिया आपने, ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि ये तो +3 है। अगर ये +3 अपन को गिवन है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो F4 का मतलब है -1 बचना चाहिए, मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा अपन को। अगर BrF4 है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसमें -1 रिमाइंडर होगा, तो किया अपन ने, और ये +2 होता है, तो लिखो ना ये 2 और ये 1 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट इज द स्ट्रक्चर, तो वो तो पॉसिबल है। थर्ड वाले में डाइक्लोरोबिस्यूरिया, ठीक है, तो पहले अपन इसे बना लेते हैं। इसमें कॉपर है और डाइक्लोराइड क्लोरो है, तो Cl2 लिख लेता हूं।
बिस यूरिया का मतलब हो गया, यूरिया होता है CONH2 होल ट्वाइस, न्यूट्रल लिगेंड होता है, होल ट्वाइस ऐसे बना लेंगे अपन। तो इसमें कॉपर +2 है, देखो भाई कॉपर अगर +2 है तो ये तो -2 है, दो की वजह से ये न्यूट्रल है। मतलब यहां कोई चार्ज नहीं आने वाला, तो कॉपर ही रहेगा। सही है, ऑल आर पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पहले वाले में ये +6 है और टोटल नेगेटिव चार्ज -6 है, तो पोटेशियम का क्या, पोटेशियम को कुछ तो लिखना पड़ेगा। ये आपका B2 था। अब आपने मुझसे पूछा है B5, तो मैं B5 बता दूंगा। द हाइपोथेटिकल कॉम्प्लेक्स ट्राइअमाइन डाइएक्वा क्लोराइडो कोबाल्ट 3। अच्छा नहीं बताऊं तो आ गया वो, ठीक है। अब अपन से पूछा गया कि सर जो एम्बिडेंट लिगेंड है उसका नाम कैसे लिखें, ये थोड़ा आप बता दीजिए कि कैसे लिखना है। तो अपन को पता है ना, अगर मान लो मैं एम्बिडेंट लिखता हूं, मेरे पास Na2FeCN होल 6 है और इसमें NO2 ले लेता हूं, होल 5 है और इसमें NO2 ले लेता हूं, तो इसका नाम होगा नाइट्राइटो N। इसी को अगर मैं ऐसे लिखता हूं FeCN होल 5, और क्लास में मैंने बताया था इसको लिखता हूं तो इसका नाम होगा नाइट्राइटो O। मैंने आपसे कहा था जो भी मेटल के पास लिखा होगा वही आपका डोनर एटम। तो हो गया ना। अब बताओ प्रॉब्लम पता क्या होता है, तुम लोग ना मतलब कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो भाग जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम था ना, मॉर्निंग में क्लास था संडे को, मुझे याद है नंबर ऑफ स्टूडेंट इज अराउंड 670 के आसपास थे, 67 से 70, पता क्या, लेकिन मैंने फिर भी पढ़ाया। जनरली मुझे लगा क्लास कैंसिल कर देता है, लेकिन पता क्या है, मुझे लगता है जो स्टूडेंट सीरियस खुद ही नहीं है, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ बताओ। उसके लिए तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, मैं क्या करूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो मुझसे कहता सर प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो मैं कुछ करता कि सर हमारे यहाँ लाइट नहीं है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम है। जैसे अभी तुम लोगों ने कहा सर पावर कट है, तो मैंने रमेश जी से पूछा वाकई में पावर कट है, तो उन्होंने बताया सर पावर कट है, तो मैंने क्लास को वो कर लिया। तो अब यहाँ पर डोनर एटम नहीं मेंशन होगा, ऐसा नहीं है। अगर डोनर एटम मेंशन नहीं है तो ये लिखा होगा ऐसे नाइट्राइटो ओ, लिखेंगे ना अपन ऐसे। तो आईयूपैक नेम में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो अपन ऐसे लिखेंगे ना, आईयूपैक नेम में अगर ऐसे लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन डोनर एटम हो गया, उसको लिखना है, दैट्स ऑल। नहीं नहीं मेंशन, अगर ये कुछ भी इसमें डोनर एटम मेंशन नहीं है तो फिर NO2 लिखो, नाइट्राइटो। ठीक है। अब थायोसाइनाइडो इज HCl और आइसोथायोसाइनाइडो, लेकिन इसमें लिखो ना साइनाइडो S और थायोसाइनाइडो N, और आइसोथायोसाइनाइडो इज NCS। लो भाई, आप तो यही लिखो थायोसाइनाइडो S, थायोसाइनाइडो N, आइसो यूज ही क्यों कर रहे हो बोलो। और आपको यूज करना है तो बता दिया भाई मैंने कि नहीं सर हम तो यूज करेंगे, तो करो, मैं तो बिल्कुल मना नहीं कर रहा, आपकी मर्जी आप करो। ये थायोसाइनाइडो है, जब थायो मतलब पहले एस लिखा है, एस इज कॉल्ड थायो है, और आइसो का मतलब है एस बाद में आ जाएगा, आइसोसाइनाइड आ जाएगा, राइट ना। थायो लिखा है मतलब थायो से शुरू करना है अपन को, उस टाइप से याद रखो। शीट में गिवन है आइसोथायो, बता दिया मैंने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लो है, जैसे अपन लिखते हैं ना साइनाइडो, दिस इज साइनाइडो, दिस इज आइसोसाइनाइडो, तो दिस इज थायोसाइनाइडो, तो दिस इज आइसो थायोसाइनाइडो।
तो अगर मान लो वो करें कि सर मतलब ऐसे हो, एक ऑप्शन में नाइट्राइटो है और एक ऑप्शन में मतलब नाइट्राइटो N है, तो इस केस में NO2 लिखूंगा और इस केस में भी NO2 लिखूंगा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, क्योंकि जब नाइट्राइटो लिखा होता है वो हमेशा NO2 ही होता है। हो गया, अब बताओ किसको करेक्ट कहेंगे? नाइट्राइटो लिखा वो भी करेक्ट है और नाइट्राइटो N लिखा है वो भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। भाई अब साइनाइड को अपन लिखें साइनाइडो C और साइनाइडो N, तो अपन तो ये कहेंगे ना साइनाइडो लिखो या साइनाइडो C लिखो, मैं दोनों ही केस में यही एज्यूम करूंगा। लेकिन साइनाइडो N में N से बताओ, आप बताओ, ये आपका हो गया। अब पढ़ेंगे अपन बेसिक स्ट्रेंथ। GOC1 के APSP में डाउट है, आप GOC1 के APSP में आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा क्लास के बाद, राइट। अभी अपन GOC पढ़ लेते हैं। 2 थोड़ा पढ़ लेते हैं ना, मैंने क्लास को इसलिए कैंसिल नहीं किया पता, बाद में मतलब मेरा क्लास मतलब अपन को ये ना लगे यार कि अपन को टाइम कम पड़ रहा है, इसलिए मैंने क्लास कैंसिल नहीं किया, नहीं तो मैं कैंसिल कर देता। ये अपन को मतलब फिर टाइम नहीं मिलेगा ना रिवीजन का, तो मजा नहीं आएगा पता। और अब अपने टाइम वो नहीं होने वाला, अब तुम्हारे टाइम मतलब कि वो सितंबर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब टाइम पे चलेगा। चलो शुरू करते हैं अपन। GOC 2 पढ़ रहे थे और अपन बेसिक स्ट्रेंथ डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, राइट। तो अपन कैंसिल तो नहीं करने वाले क्लास, और वैसे भी जिस स्पीड से खुल रहा है ना मुंबई, मुझे लग रहा है बस अपन ऑफलाइन डाउट्स तो कर ही सकते हैं, है ना, ऑफलाइन डाउट तो कर ही सकते हैं। हाँ, रिवीजन ऑफलाइन हो गया तो और मजा आएगा, डाउट्स तो ऑफलाइन कर ही लेंगे। चल शुरू करते हैं। अपन GOC 2 पढ़ रहे थे, अपन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो मैंने आपको मतलब लास्ट टाइम अपन अमाइंस के लिए अपन ऐसे कर रहे थे, एक क्वेश्चन लिखा था मैंने, डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ, मैंने कहा था भाई CH3 CH2 N, इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना था अपन को, CH2 CH3 और इधर भी CH2 CH3 इधर को चेक करना था। इसमें और इसमें अपन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस चेक करेंगे, ये गिवन है, इसको हटाना है, ये नहीं लिखना है, ये मैंने लास्ट टाइम भी नहीं दिया था, अभी भी नहीं दिया, ये मेरे पास गिवन है, मुझे इन दोनों में बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। तो पता क्या मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि देख भाई नाइट्रोजन में जो लोन पेयर होता है ना, अगर मेरे पास NH3 होता, ठीक है, अगर मेरे पास NH3 होता तो मैं नाइट्रोजन को ऐसे अज्यूम करता, एक हाइड्रोजन होता, एक हाइड्रोजन होता और एक हाइड्रोजन होता। इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है ना 107 होता है, ये अपन को पता है। बॉन्ड एंगल की वजह से यहाँ पर एक लोन पेयर भी होता है और इस लोन पेयर को अपन कहते हैं, ये लोन पेयर अपन को वहां पर मिलेगा, इनके बीच में बॉन्ड एंगल 107 है। अगर मैं यहां पर बॉन्ड मान लो CH3 लिख देता हूं, CH3 वहां पर मैंने CH2 लिखा हुआ है, 2 CH3 कर देते हैं, यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर मैं CH3 कर लेता हूँ, यहाँ पर भी CH3 कर लूंगा और यहाँ पर नाइट्रोजन, अपन ने C2H5 ले रखा है तो C2H5 लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वाले ग्रुप बढ़ेंगे ना, इनका बल्किनेस बढ़ेगा तो इनके बीच में वंडरवॉल रिपल्शन बढ़ेगा।
अगर इनके बीच में वन टू वन रिपल्शन बढ़ेगा तो ये बॉन्डिंग एंगल काफी बड़ा होता है, 123 के आसपास हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा बॉन्डिंग एंगल, बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स हो गए ना, तो बॉन्डिंग एंगल काफी बढ़ जाएगा। अपन कहेंगे थीटा काफी बढ़ गया, अपन ये कहेंगे थीटा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर थीटा बहुत ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रुप थे तो वन टू वन रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा तो थीटा बढ़ जाएगा। अगर थीटा बढ़ेगा तो अब इसमें पता क्या होगा, जैसे मान लो ये लोन पेयर है अपने पास, ये रेड वाला लोन पेयर कर लिया अपन ने और इसको ऐसे कर लेते ना, ये अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास ऐसे गिवन है ऐसे, तो ये तो हाइड्रोजन थे और ये लोन पेयर था। अगर बल्कि ग्रुप बढ़ेंगे ना ये ग्रुप, तो ये ऐसे हो जाएंगे, फिर ऐसे होंगे। अगर ये ऐसे होंगे तो पता क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऐसे था ना, छोटा सा पार्ट इधर, इसको नीचे अगर जगह मिलेगा तो ये नीचे जाएगा। भाई ये बिल्कुल वैसे ही कि अगर ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाए ना ये, तो ये आधा ऊपर होगा और आधा नीचे होगा। भाई ये नीचे की तरफ थे इसलिए तो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ थे इसलिए ये ऊपर की तरफ है, इसको यहाँ छोटा सा ही पार्ट मिल रहा है। लेकिन अगर इनमें बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो इसको नीचे जगह मिलेगी ना ऑर्बिटल को, तो ये नीचे की तरफ आएगा। मेरा मतलब है ये वाला जो ऑर्बिटल होगा इसका साइज बहुत छोटा होगा, ऑर्बिटल का साइज बहुत छोटा होगा। अगर इस ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा फिर इससे। And that was the reason ammonia is more basic than aliphatic amines. क्योंकि एलिफेटिक अमाइंस में कम से कम ये अल्काइल ग्रुप तो होंगे ही होंगे ना, तो थीटा बढ़ेगा तो ये ऑर्बिटल साइज छोटा होगा। अगर ये ऑर्बिटल साइज छोटा होगा, और अपन को पता है अगर ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाए, अगर ये तीनों एक ही प्लेन में आ जाए तो फिर ये इक्वल हो जाएगा दोनों तरफ। जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएंगे ना, ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो इसमें ऑर्बिटल साइज छोटा होगा तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा अमोनिया से। दैट्स व्हाई वी से दैट कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस इज लेस देन अमोनिया। ठीक है, मान लिया। इसका क्या, तो अपन कहेंगे देख भाई, अगर मेरे पास लोन पेयर है नाइट्रोजन में और ये बड़े ग्रुप जो बल्कि ग्रुप है ना, एक हाइड्रोजन है, ये जो बल्कि ग्रुप्स है ना, ये वाले बड़े बड़े ग्रुप, अगर ये पीछे से ब्लॉक हो तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते। अगर ये पीछे ब्लॉक होंगे, मतलब जैसे इसमें रिंग में है, तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इसमें ये बड़े बड़े ग्रुप है, रिपल्शन होगा तो दूर ज्यादा जाएंगे, क्योंकि ये फ्री है ना, दोनों आपस में रिपेल होकर दूर जाने के लिए, ये फ्री नहीं है। तो इसमें ये सिंस पीछे की तरफ से रिंग से ब्लॉक हैं, दोनों दोनों अटैच्ड हैं एक दूसरे से, तो इसमें बॉन्डिंग एंगल जो होगा थीटा जो होगा, इसके कंपैरिजन में ये थीटा छोटा होगा। अगर ये थीटा छोटा होगा तो इसका ऑर्बिटल साइज बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। अगर इसका ऑर्बिटल साइज छोटा होगा इसके कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा बेसिक है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका जो थीटा होगा, यहाँ जो थीटा 1 है और यहाँ जो थीटा 2 है, अगर अपन लोन पेयर लिखें, यहाँ पर जो थीटा 2 है वो थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2। अगर ये वैल्यू बड़ी होगी तो ये दूर होगा, तो फिर इससे ऑर्बिटल साइज छोटा होगा लोन पेयर का, जैसे मैंने आपको समझाया। तो फिर उस केस में अपन कहेंगे कि भाई इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा इससे, क्योंकि थीटा बड़ा होने का मतलब है ऑर्बिटल साइज छोटा, थीटा छोटा होने का मतलब है ऑर्बिटल साइज बड़ा। ऑर्बिटल साइज मतलब है कि वो प्रोटॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है इजीली। ऑर्बिटल साइज बड़ा होगा तो प्रोटॉन ज्यादा इजीली अट्रैक्ट होगा। ऑर्बिटल साइज स्मॉल, इसमें ऑर्बिटल साइज इज लार्ज, ये लार्ज होगा, तो फिर प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो एलिफेटिक अमाइंस में अपन कहते हैं कि भाई एलिफेटिक अमाइंस नो डाउट उनमें ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ सिर्फ प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पे थोड़ी डिपेंड करता है। 4 फैक्टर बताए थे मैंने, मैं आपको सिर्फ एक ही फैक्टर डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि दोनों ही 2 डिग्री अमाइंस हैं, और वो एक फैक्टर कौन सा है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन। दो बार टिक किया था अपन ने कि वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा।
अमाइंस में व्हाट विल हैपन, अब प्रोटॉन ले लेगा इजीली, लेकिन अमोनियम आइन स्टेबल कम होगा, प्लस इफेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है क्योंकि इनका प्लस इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो अपन वैसे बोल सकते हैं। अपन यहाँ पर कंपेयर करना चाहते हैं कि देखो सर दोनों में ही 2 डिग्री अमाइंस है, मुझे क्या करना चाहिए, तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन चेक करना चाहिए अपन। जो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वो ज्यादा बेसिक है। दोनों में से ज्यादा इजीली कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्बिटल साइज बड़ा। सिमिलरली अगर अपन चेक करें ना, मेरे पास मान लो ऐसे गिवन है, C2H5 है, नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, C2H5 है, C2H5, और दूसरा मेरे पास एक गिवन है ऐसे, मतलब उसमें दूसरा ले लेते हैं अपन कोई। तो दूसरा अगर अपन गिवन है तो वी कैन राइट लाइक दिस, दैट इज नाइट्रोजन गिवन है अपने पास ऐसे अपन के, इसमें भी ऑर्बिटल साइज है। तो अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये वाला ज्यादा बेसिक है इससे। अब तो इसमें एक और C2H5 ऑर्बिटल साइज बचेगी नहीं बेचारा, छोटा सा हो जाएगा। तब तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये तो ब्लॉक है ना पीछे से, तो फिर एक ब्लॉक है तो ये ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तो ऑर्बिटल साइज वहां पर बड़ा होगा, ये ज्यादा बेसिक है इससे। अब अगर अपन मान लो चारों को मतलब चेक करें कि अगर सभी 4 को मिक्स कर दें तो अपन कहेंगे देखो सर ये दोनों सेकेंडरी अमाइंस है, दे आर मोर बेसिक देन टर्शियरी अमाइंस। तो अपन कहेंगे भाई अगर ऑर्डर लिखना है तो B is more than A and D is more than C, or secondary amine is more than tertiary amines. Secondary amine is more basic than tertiary amines. ये अपन को पता है. We can write like this. Right? तो ये भी 2 डिग्री था, ये भी 2 डिग्री था, कैसे कंपेयर किया, ये भी 3 डिग्री था, ये भी 3 डिग्री था, तो अपन ने कंपेयर किया कौन इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, वो ज्यादा बेसिक। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसे है कि भाई मुझसे पूछा गया कि बताओ इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है। मैं एरोमेटिक अमाइंस नहीं ले रहा, मैं एरोमेटिक अमाइंस बात में अब अपन बात करते हैं, मतलब थोड़ा सा एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें और फिर उसके बाद अपन एरोमेटिक अमाइंस की बात करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बताना है आपको मुझे, मैं मिक्स करके ऐसे देता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन है। और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ज्यादा बेसिक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग आंसर आराम से चेक कर सकते हो।
आंसर आया अपने पास एक। अपने पास और कोई आंसर है? एक आंसर आया अपने पास। देखो भाई, थोड़ा सा जल्दी कैलकुलेट करो, अपन फिर देखते हैं क्या करना है अपन को। बी मतलब आंसर एक और आया अपने पास। मेरे ख्याल से सब लोगों को समझ में आया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। अपन को चेक करना है सिर्फ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। तो शुरू कर लें अपन। चलो शुरू करते हैं अपन। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में मेरे ख्याल से तुम लोगों ने काफी आंसर दिया मुझे, और काफी आंसर सही भी है। देख, इसमें तो डिलोकलाइजेशन था, ये तो sp3 था, ये डिलोकलाइजेशन था, ये तो अमाइड है। और अमाइड है तो मेरे ख्याल से सबसे कम यही होने वाला है। इसमें डिलोकलाइजेशन नहीं है, देयर इज अ माइनस इफेक्ट। डी वाला इसलिए सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इसमें माइनस इफेक्ट सबसे पास है और इसमें सबसे दूर है। तो ज्यादा क्यों होगा, ये तो कम हो जाएगा फिर। तो डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ना, इसका माइनस इफेक्ट ना। विड्रॉइंग ग्रुप है ना ये तो, और विड्रॉइंग ग्रुप है तो अगर पास है तो ये ज्यादा विड्रॉ कर पाएगा ना लोन पेयर को, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर ज्यादा विड्रॉ करेगा। ये दूर है नाइट्रोजन से, अगर नाइट्रोजन से दूर होगा तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम विड्रॉ कर पाएगा। ये एक दो थर्ड एटम है, ये एक दूसरे एटम से अटैच्ड है, ये विड्रॉइंग ग्रुप खुद ही हो गया ना, सी डबल बॉन्ड। तो ये ज्यादा विड्रॉ करेगा इससे, ये कम विड्रॉ करेगा। दोनों sp3 है इसलिए बी सी, ये बी एंड डी आर मोर बेसिक देन ए एंड सी, क्योंकि उनमें कॉन्जुगेशन का होता है। तो अपन कहेंगे भाई बी ज्यादा होगा किससे, डी से। और फिर ए और सी में कंपेयर कैसे करोगे, ये तो अमाइड है और वो तो कॉन्जुगेशन है बस इमाइंस से। तो अपन कहेंगे ए वाला ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सी वाले से, क्योंकि सी वाला जो है वो अमाइड है। ए वाले में कॉन्जुगेशन sp2 है और ये दोनों sp3 थे, ये भी sp3 था, ये भी sp3। लेकिन इसमें माइनस आई फाइव इज मोर, माइनस आई मोर, इसमें माइनस आई लेस था। दैट्स व्हाई वो अपन ने रीजन लिखा। अगर किसी को डाउट है तो वो बोल सकता है, अगर किसी को डाउट है तो वो बता सकता है कि डाउट है, अदरवाइज। अब मैं डिस्कस करूंगा एरोमेटिक अमाइंस को। अब अपन एरोमेटिक अमाइंस का मतलब है हमें एनिलीन को डिस्कस करना है। एरोमेटिक अमाइंस का मतलब है हमको एनिलीन को डिस्कस करना है, तो एनिलीन की बात कर लेते हैं। एनिलीन मतलब एरोमेटिक अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन इज दिस। ये एरोमेटिक अमाइंस का मतलब है NH2 ग्रुप या NH2 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो एरोमेटिक रिंग से, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक अमाइन। इससे कोई क्वेश्चन तो आया है, काफी देर बाद आया। सर दोनों बी और डी में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में दो कार्बन है। नहीं, ये तो कार्बन थोड़ी है, तो विड्रॉइंग ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड, sp2 कार्बन है ना, ये sp2 कार्बन थोड़ी था, ये तो sp3 कार्बन था। तो अपन इसको थोड़ी काउंट करेंगे उसके कार्बन जैसा, वो तो कार्बन ग्रुप का ही कार्बन था, विड्रॉइंग ग्रुप का कार्बन था। ये sp3 था कार्बन, वो sp2 था कार्बन। ठीक है, इसलिए मैंने उसको लिखा रह दिया कि अगर किसी को सोचने के बाद कुछ अगर बताना है तो अपन को बता सकते हैं। तो अब अपन को क्या करना है, एरोमेटिक अमाइंस मींस दिस इज एरोमेटिक अमाइंस जिसमें नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड होगा एरोमेटिक रिंग से। सो एरोमेटिक अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, सो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन।
of substituted aniline. ये अपन को डिस्कस करना है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड। ए में नाइट्रोजन एटम इज sp2, ऑब्वियसली ये भी sp2 है, तो लिखा हुआ है ए में इट इज sp2। हाँ, ये sp3 नहीं, ये भी sp2 है, ये भी sp2। वो उसी के बेसिस पे तो मैंने बताया था, ये दोनों ज्यादा बेसिक हैं इन दोनों से, बाद में चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। अब देख अपन क्या करेंगे, अब अमाइंस में बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में पढ़ने से लिखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं डायरेक्टली अपन कहेंगे देखो भाई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन देखते हैं अपन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ लिखते हैं अपन। ये NH2 है, लोन पेयर है, CH3 है, बी हो गया। ये NH2 है और इस पे भी लोन पेयर है इधर, लेकिन CH3 मेटा पोजीशन पे है। C अगर अटैच्ड है अपने पास तो अपन कहते हैं कि भाई CH3 पैरा पोजीशन पे ले लेता हूं, और एक एनिलीन भी ले लेता हूं। ये बना, अब कुछ बच्चों का मतलब आयनिक बचा हुआ है, कुछ का कंप्लीट हो गया, जिनका बचा हुआ है वो काफी कम बचा है। तो मैं थोड़ा सा मतलब उनको पता है कि ए के बी वगैरह क्या होते हैं। अगर एनिलीन का अपन केबी, क्योंकि इट इज बेसिक ना, केबी फॉर एनिलीन इज 4.2 into 10⁻⁻12। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। अगर अपन 4.2 into -10 ना, 4.2, क्योंकि फिनॉल के जैसे ही होगा, फिनॉल इज आल्सो फिनॉल इज 3.8 into 10⁻10, वो भी ले लेंगे अपन, वो भी पढ़ेंगे फिनॉल। तो अगर अपन लिखें इसको तो पीकेबी विल बी, अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीकेबी कितना होगा इसका, 10 - log of 4.2, मतलब log of 0.63। तो अपन क्या करेंगे, ये देख के ये तो पता चल गया कि भाई काफी वीक बेस है, एरोमेटिक अमाइंस काफी वीक बेस होता है। बेसिक स्ट्रेंथ बताएं कैसे, तो अपन सबको एक बात पता है, देख भाई अगर मुझे इस ग्रुप का इफेक्ट चाहिए और एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है, तो ये ऑर्थो पे अटैच्ड है, ये मेटा पे अटैच्ड है, ये पैरा पे अटैच्ड है। मेटा वाला तो सिर्फ आई इफेक्ट शो कर सकता है, और एल्काइल ग्रुप है, sp3 है, sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है, sp2 एटम से, तो प्लस आई इफेक्ट ही शो करेगा बस। मेटा पे सिर्फ प्लस आई इफेक्ट होता है, ऑर्थो और पैरा पे एम इफेक्ट होता है। लेकिन CH3 एम इफेक्ट छोड़ थोड़ी दिखाता है, वो तो H इफेक्ट दिखाएगा, प्लस H इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन ये दिखाएगा। मेरे ख्याल से अपन किसी को डाउट नहीं। इसका मतलब अगर ये हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पर बढ़ेगी। तो अपन कहेंगे ठीक है, इन सब में इलेक्ट्रॉन देने वाले अटैच्ड है बेंजीन को। अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले अटैच्ड है बेंजीन को, तो ये सब ज्यादा बेसिक है डी वाले से, ये ज्यादा बेसिक होंगे डी वाले से। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई इसमें प्लस एच है, इसमें प्लस एच है, तो ये दोनों ज्यादा बेसिक होंगे डी वाले से। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। इसमें प्लस इफेक्ट इज मोर, इसमें प्लस इज लेस। अपन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है नाइट्रोजन। और पीके वगैरह क्या होता है वो भूल जाओ अभी, मतलब मत सोचो, मैंने लास्ट टाइम लेकिन बताया था एसिड के लिए पीके क्या होता है। तो अपन क्या करेंगे, प्लस एच इफेक्ट इसमें है, एच इफेक्ट इसको इलेक्ट्रॉन देगा। आप प्रीवियस क्लास को देख सकते हो, उसमें के ए और पीके दोनों डिस्कस किए मैंने। पीके इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, लाइक दैट, वो डिस्कस किया मैंने, ऐसे लिखा मैंने कि हाई वैल्यू ऑफ के मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, वो सारा पार्ट मैंने लिख के बताया था। हाई वैल्यू ऑफ के
वो आप उसमें देख लेना, मतलब उसमें बताने की जरूरत नहीं। तो अपन लिखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, ऐसे लिखा मैंने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ के। एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ पीके। अगर पीके का वैल्यू ज्यादा होगा, कम होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। बिल्कुल वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ केबी, और ये केबी इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट एसिड बेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। पीकेबी जितना कम होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, दैट इज, वो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया, मैंने वापस लिख दिया। और पी मतलब पावर। हाँ, तो पावर ऑफ के भी ऐसे होता है, जैसे पीएच होता है पावर ऑफ एच प्लस आई इन द सोल्यूशन। तो अभी अपन ऑर्डर पूछेंगे तो लिख देना, मुझे पता है आयनिक नहीं समझा, मतलब तुम्हारा आयनिक नहीं हुआ इसलिए तुम पूछ रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें वो लिख के बताया, वरना ओल्ड वन जिनका हो गया उनको वो भी लिख के नहीं बताता। पढ़ो अपने आप, अपन देख रहे हैं। अब पता क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस में मैं कहूंगा इस वाले पार्ट को तो भूल जाओ, इसकी बात ही नहीं करूंगा, मैं तो इनकी बात करूंगा। तो कहूंगा अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं तो ये दोनों ज्यादा बेसिक हैं इससे, और इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं तो ये दोनों कम बेसिक होंगे इससे, मतलब इन तीन में तुम्हें बता ही सकता हूं। इन दोनों में, इसमें सिर्फ आई इफेक्ट होता है और इसमें मीसोमेरिक या हाइपरबॉलिक। तो इसमें तो मैं बता सकता हूं इन दोनों में ज्यादा बेसिक जैसे सी है, उसके बाद में लिखूंगा बी को, और उसके बाद में लिखूंगा डी को, मुझे कोई डाउट नहीं है, और ना ही तुमको होगा। इन दोनों में तो कोई कंपैरिजन करने में गलती कर ही नहीं सकता मैं। तो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक में आई है और दूसरे में एम है। अगर इसका प्लस आई है और इसका प्लस एम है, ये प्लस एच है, ये ज्यादा बेसिक है। इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, इसमें माइनस आई है और इसमें माइनस एम है, ये ज्यादा बेसिक है। माइनस आई तो थोड़ा ही विड्रॉ करेगा ना, ये तो ज्यादा विड्रॉ करेगा माइनस एम। दोनों में माइनस एम हो ही नहीं सकता, एक मेटा है दूसरा पैरा है, मेटा पे कभी होते ही नहीं है। तो आपने इसको ऐसे क्यों कहा, इसको छोड़ दो, क्योंकि ये हमेशा ही लास्ट होगा। अब ये हमेशा लास्ट क्यों होगा, मतलब कोई एक्सेप्शंस वगैरह होंगे, एक्सेप्शन तो देख लेंगे आप। ठीक है, तो ये तो बताओ कि हमेशा लास्ट क्यों है, बाकी सब तो ठीक है। तो अपन कहीं के देख पाए, हमें एक बात पता है कि अगर मुझे ऐसे गिवन है, ठीक है, मुझे NH2 गिवन है, और अगर ये NH2 गिवन है तो मुझे, मेरे पास लोन पेयर भी होगा इसमें। जब मैं इसमें अब इसका बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो ऐसे थोड़ी लिखूंगा, अच्छा ये अच्छा बेस है, एक्स का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। भाई अपन तो ये कहेंगे प्रोटॉन ले और लेके दिखा, अगर जल्दी लेगा तो ज्यादा, ऐसे लिखे ज्यादा बेसिक है, मतलब जल्दी लेगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई ले, ये बन जाएगा, बनेगा ना ये अपने पास। तो अपन एक बात अच्छे से बता दें कि देख भाई, यहां पर जो ये हाइड्रोजन है ना, ये वाले, इनमें जो बॉन्ड एंगल है ना, वो नियरली 107 के पास, नियरली इसलिए ये थोड़ा बढ़ा दिया ना मैंने, लेकिन प्लेनर है वो, ऐसे हो सकता है। और यहां पर द बॉन्ड एंगल विल बी, क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल छोटा होगा, नियरली 109। बॉन्ड एंगल बढ़ेगा क्योंकि प्रोटॉन ले लिया, तो 109.28 मिनट्स हो गया। अच्छे से पता है तो अपन को, आप इसके बेसिस पे बता रहे हो, मुझे पता है इसमें आप ऐसे बोल रहे हो, ये एग्जैक्टली 109.28 मिनट्स प्रोटॉन लेने के बाद, और प्रोटॉन लेने से पहले वो 107 होता है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो बॉन्ड एंगल छोटा होगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, मान लो ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है, तो अपन कहेंगे सब गड़बड़ हो जाएगी। वो क्यों, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूट का मतलब है जो SIR इफेक्ट होता है ना, वो ऑर्थो में ही होता है। अब अपन कहेंगे SIR छोड़ो, हमारे लिए तो सीधी सीधी बात है, स्टेरिक एंट्रेंस है,
और स्टेरिक हिंड्रेंस में आपको बता चुका हूं, क्राउडिंग, वंडरवॉल रिपल्शन, उसके अपने साइज से 4 टाइम्स ले लो, उसके अपने साइज से 4 टाइम्स ले लो, अगर ये ओवरलैप करते हैं तो वहां वंडरवॉल रिपल्शन है। और ऑर्थो में वंडरवॉल रिपल्शन होता ही होता है, 2 ग्रुप है तो। अब अगर वंडरवॉल रिपल्शन है तो ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। अब अगर इसको प्रोटॉन देंगे अपन, अगर इसको प्रोटॉन देंगे अपन तो इसका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, मतलब ये और जोड़ा होगा भैया, और स्पेस चाहिए इसको। जो पहले से ही इससे रिपल्शन झेल रहा है वो बेचारा वैसे भी वहां मरा हुआ पड़ा हुआ है कि यार मतलब ये रिपल करके उसको पूरा ऐसे दबा के रखा हुआ है, इसका तो कुछ अपना हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो सारे के सारे हाइड्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, वो बेचारा एडजस्ट करेगा थोड़ा कि भाई रिपल्शन की वजह से थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। तो जो पहले से ही अपने एडजस्टमेंट के लिए परेशान है, वो प्रोटॉन लेके अपने आप का बॉन्ड एंगल कैसे बढ़ा पाएगा, और जब बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ा पाएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको अपन कहते हैं ऑर्थो। अगर इसमें ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है तो ये प्रोटॉन इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि अगर प्रोटॉन लेगा तो इसे एक्सपैंड होना पड़ेगा क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल बढ़ता है प्रोटॉन लेने से, और अगर वो प्रोटॉन लेता है तो उसे एक्सपैंड होना पड़ेगा, जो नहीं हो सकता क्योंकि वहां पहले से स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो प्रोटॉन लेगा, और प्रोटॉन नहीं लेगा तो बेस नहीं है, इन सब में कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, और प्रोटॉन इजीली लेंगे, मतलब वो ज्यादा बेसिक है। इसलिए मैंने कहा था भूल जाओ ऑर्थो वाले। तो दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा था कि ऑर्थो वाले को तो भूल ही जाओ, वो तो सबसे कम है। कंपैरिजन बी और सी में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इधर एम इफेक्ट होगा, इधर आई इफेक्ट होगा, मुझे कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दोनों में विड्रॉइंग है तो ये ज्यादा बेसिक है, अगर दोनों में रिलीजिंग है तो वो कम बेसिक है। इसलिए इन दोनों में और उसमें रिलेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों में रिलीजिंग है तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएंगे उससे, और दोनों में अगर विड्रॉइंग होंगे तो वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा दोनों से, और दोनों में कंपेयर करना पड़ेगा। अब अपन दूसरा कंपाउंड, तो इसमें अपन क्या कहेंगे कि भाई देख, सो मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं, पहले अपन ऐसे कर लेते हैं। द बॉन्डिंग इन एनएलई मैं थोड़ा सा लिख देता हूं ना जो बताया, बॉन्डिंग इन एनएलई is already is nearly 107, and when it accept H plus ion, it accept H plus ion, H plus ion, the bond angle increases in ammonium salt, अमोनियम सॉल्ट है, तो अमोनियम सॉल्ट में बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, राइट? वो SIR FSIR कुछ नहीं है, मैंने कोई SIR नहीं बोला, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा था उस बार, उस टाइम SIR इफेक्ट और ये इफेक्ट और वो इफेक्ट, अपन को कुछ नहीं है उसमें SIR FSIR। मैं बताने वाला हूँ, जो लिख रहा हूँ, जो बताया आपको वो लिख रहा हूँ, वही समझो। इफ aniline is ortho substituted, अब ये फिर से ही तो बता रहा हूँ, जो लिख के बता रहा हूँ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट, then there is steric hindrance, there is steric hindrance, hindrance मतलब वंडरवॉल रिपल्शन, स्ट्रेन बोल सकते हैं, वहां पहले से स्ट्रेन है भाई, वो कहां, मतलब दोनों में आपस में स्ट्रेन है, steric hindrance, that is crowding. So if aniline is ortho substituted, अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है उसको अपन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कहेंगे, there is a steric hindrance, so it is not possible for ortho substituted aniline to accept proton
not possible for ortho substituted aniline to accept the proton H plus ion and expand itself. So वहां पर पहले से क्राउडिंग है, वहां पर पहले से स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप का एक्सपेंशन कर ले, क्योंकि जब वो अपने आप का एक्सपेंशन करेगा, यहाँ बॉन्ड एंगल बनाएंगे अपन ऐसे, तो CH3 रहेगा फिर अपने पास, तो इसका और ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगा, क्योंकि इसे बॉन्ड एंगल लेने के बाद, प्रोटॉन लेने के बाद और एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रोटॉन लेगा तो यहाँ एक्सपेंशन होना पड़ेगा उसको, और जिसमें पहले से ही रिपल्शन हो रहा है वो कैसे मतलब प्रोटॉन ले सकता? भाई प्रोटॉन तब लेता जब वो स्टेबलाइज होता, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये अगर मेटा पे होता तो मेटा और पैरा पे कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, कोई वहां पर स्टेरिक इफेक्ट नहीं होता, वो क्राउडिंग इफेक्ट नहीं होता था। Therefore, so ortho substituted aniline is always less basic than its meta and para. Substituted aniline is less basic than its meta and para. तो पहले से बता सकते, ये लो भाई, अब आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, और जो मैंने आपको सिखाया वो मैंने आपको लिख के बता दिया अच्छे से, आप उसे लिख के देख सकते हैं, मतलब पढ़ के देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप बताइए, मैं बताऊंगा। इसी को अपन कहते हैं स्टेरिक इफेक्ट। किसी को डाउट है तो बोले, तो ठीक है, वी गॉट दैट ऑर्डर। अब आप करोगे, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, तो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरे पास NO2 गिवन है, इधर भी NO2 गिवन है, इधर भी NO2 गिवन है, और वो वैसे गिवन है, तो बताओ फिर क्या होगा बेसिक स्ट्रेंथ? अब आपको बताना है व्हाट विल बी द ऑर्डर फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। अब आप बताओगे, मैंने आपको बता दिया। ए वाला तो फट से लास्ट में लिख दिया, वो तो स्मार्टनेस होना ही चाहिए। इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, इन दोनों में कोई डाउट नहीं है, वो ज्यादा ही बेसिक होगा, क्योंकि दोनों में विड्रॉइंग है, उसमें विड्रॉइंग नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी नाइट्रोजन में। ये तो लीस्ट ही बताना है, आपने बता ही दिया क्यों। तो सबसे ज्यादा अपन बताएंगे डी वाले को, डी वाला इज मोर देन, फिर अपन आई वाला ना, क्योंकि अगर ये एम से विड्रॉ करेगा तो बहुत ज्यादा विड्रॉ कर लेगा, तो बी बताएंगे अपन, फिर सी, और फिर ए तो ऑर्थो इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट है, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट, कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ये नाम भी कभी कभी आ जाता है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन की वजह से उस कंपाउंड में कुछ चेंजेस आए, और ऑर्थो इफेक्ट में हमेशा एसिड बेस के लिए ही यूज करते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट से हमेशा ही कंपाउंड का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ऑर्थो इफेक्ट ऑलवेज इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, उसमें ऑर्थो इट ऑलवेज इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर कहीं भी नाम आया ऑर्थो इफेक्ट तो अपन को पता चल जाएगा भाई आप क्या करने वाले, इट ऑलवेज इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ेगा ऑर्थो इफेक्ट। अब मैं इसमें ज्यादा एग्जांपल में नहीं जा रहा,
एक आध एग्जाम्पल और पूछता हूँ, फिर तुम अपने आप करो। और मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, अगर किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूँ, फिर आप मतलब अपने आप करो। तो मैं NH2 ले लेता हूँ, इधर मैं Cl ले लेता हूँ, यहाँ भी मैं NH2 लेता हूँ, Cl लेता हूँ, यहाँ भी मैं NH2 लेता हूँ, Cl लेता हूँ, और यहाँ भी मैं NH2 लेता हूँ। तो मैं कुछ कंपाउंड लिख लेता हूँ, मैं नीचे वाले पार्ट को हटा रहा हूँ, अगर आपने लिख लिया है तो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऑर्थो इफेक्ट का बेसिसिटी समहाउ कुछ चेंज होगा क्या, तो आप अपने आप देखना। अगर वैसे कुछ ऐसे ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला, मैं आपको बताऊंगा। बट मेरा मतलब ये था कि एक्सेप्शंस, अपन ऐसा ना हो कि एक्सेप्शंस ही पढ़ते रहे। बेटर है कि अपन कंसेप्ट पढ़े, कंसेप्ट को स्ट्रांग होने देते हैं। अगर एक आध एक्सेप्शन है तो अपन वो देख लेंगे, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बता दूंगा। लेकिन आपको कोई एक्सेप्शन से मतलब नहीं, हमें आपने जो बताया हमें बस वो आता है, हम उससे सॉल्व करेंगे। भाई अपन क्या करेंगे ऐसे, मतलब मेरा मानना ये रहता है कि अगर किसी कंसेप्ट से मेरे 99.9% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और 0.1% के लिए कुछ अपन को याद रखना है, तो मैं नहीं बताऊंगा। जब वो सिचुएशन आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगा, क्योंकि आपको वो सिचुएशन हमेशा याद रहेगा, क्योंकि वहां फंसे थे आप। मैं अभी भी बता सकता हूँ, मुझे सारी चीजें पता है, इसमें इफ और बट सारी चीजें, लेकिन मैं अपने हिसाब से बताऊंगा। सो बेटर है अपन रुकते हैं, एक दो क्वेश्चन और अपन ऐसे कर लेते हैं, मतलब जो वो करते हैं अपन जिससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व। एक आध एक्सेप्शन के लिए अपन अपना कंसेप्ट खराब नहीं करेंगे। तो हाँ जरा इसको मैं क्वेश्चन 1 कर देता हूँ, इसको 2, इसको 3। तो आप मुझे क्वेश्चन 1, 2, 3 के आंसर बताना है ना, उसमें मतलब। और वैसे भी तुम लोग को पता है, अगर मैं कोई चीज के लिए मना कर दूं, हाँ ठीक है सर आपने मना कर दिया, हमको कोई डाउट नहीं, आप बता देना। ठीक है, मतलब यहाँ लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा इधर उधर कुछ ऐसे बकवास टाइप का कर दिया, लेकिन आपको आना चाहिए सारी चीजें। 1 में ए तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं, और बी और सी में ही बचा हुआ है, क्योंकि डी वाले में अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये माइनस आई होगा, इसमें भी माइनस आई होगा, क्योंकि हेलोजेंस का माइनस आई इज मोर ऑपरेटिव, सबको पता है। तो ये भी विड्रॉ कर रहा है, ये भी विड्रॉ कर रहा है, भाई डी सबसे ज्यादा है और ए सबसे कम है। मुझे इन दोनों में डिसाइड करना है। हेलोजन का माइनस आई मोर डोमिनेटिंग होता है, तो ये ज्यादा पास है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये कम करेगा। तो सी हो जाएगा, और अपन बी लिख देंगे। मेरे ख्याल से सभी ने यही आंसर, डी सी बी करेक्ट, सभी लोग यही आंसर दे रहे हैं। मजा आ गया, तुम लोग सही आंसर देते हो तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है। दूसरे वाले में अपन कहेंगे, इसमें डी वाले में माइनस आई है, इसमें लोन पेयर है तो प्लस एम हो जाएगा। अगर वेरी फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर होता है तो प्लस एम। ये CH3 है तो प्लस H है, और ये तो माइनस एम होगा तो लीस्ट होगा, और ये माइनस है। मेरे ख्याल से सी, बी, डी और ए, और यही आंसर दिया है। ये वाला भी करेक्ट है, तुम लोगों ने आंसर कर दिया है, तो मतलब काफी अच्छा लगा।
भाई इसमें तो सारे आपने पैरा सब्स्टिट्यूट किया था ना, बाकी क्योंकि 99% केस में इस टाइप का क्वेश्चन में लेता था, ऐसे नहीं क्वेश्चन अपन को इस टाइप का मिलेगा जिसमें अलग अलग टाइप के इफेक्ट्स होंगे, वो तो बड़ा इजी है, तो लिखना ही तो है कि इसका क्या। चलो किसी को डाउट है टू वाले में? Cl शोज माइनस है, नो प्लस में इफेक्ट शो नहीं करता Cl, हेलोजेंस ना प्लस में शो नहीं करेंगे, और हेलोजेंस हमेशा ध्यान रखना, और हेलोजेंस इवन दो दे हैव प्लस इफेक्ट, हेलोजेंस के लिए उनका माइनस आई इज मच लार्जर देन प्लस है लोन पेयर होने के बाद, वो हमेशा तो ध्यान रखेंगे। हेलोजेंस के लिए हमेशा अपन ध्यान रखेंगे कि उनका माइनस आई काफी डोमिनेटिंग होता है प्लस से, ओनली फॉर हेलोजेंस, क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो उनके इसमें अपन ध्यान रखें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन हेलोजन के केस में हमेशा माइनस आई ले लेंगे, तो क्या प्लस एम कभी नहीं हो सकता? तो आप बताओगे तो हो गया, नहीं तो हम हमेशा इसी कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो आपने। अब अगर इसमें अपन चेक करें कि ये अपन को गिवन है, तो अब ये तुम लोग सॉल्व करो, मैं तो नहीं बता, मतलब ये लास्ट वाला मैं इधर वाले को हटाना शुरू करता हूँ, मेरा एनिलिंग वाला पार्ट खत्म हो। अब मुझे कुछ अगर और कुछ बताना है तो मैं बताऊंगा, नहीं तो मैं आपको बोल दूंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर खत्म। ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन सोचता हूँ कि मुझे कुछ और पूछना चाहिए क्या। थर्ड वाले का आंसर तुम लोगों ने दिया है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ भाई, उतना मैं तो नहीं बताने वाला था, लेकिन मैं चेक जरूर करूंगा थर्ड वाले का। मैं चाहूंगा सब लोग मतलब आंसर दें इसका, मतलब तो अब भले अपन ठीक है देखते हैं यार क्या आता है। थर्ड वाले का सबसे कम बेसिक तो मैं बी को बताऊंगा, दैट इज ऑर्थो इफेक्ट, राइट ना। और अपन सबसे ज्यादा बेसिक अपन बताएंगे, ये तो भाई 1 डिग्री अमाइन है और ये 2 डिग्री अमाइन है, H2 नहीं होगा, ET लिखा हुआ है तो NH होगा, दैट्स अ 2 डिग्री। दिस इज अ 2 डिग्री अमाइन ना, दिस इज अ 1 डिग्री अमाइन, तो 2 डिग्री अमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है भाई, इसमें सभी NH2 लिखे थे ना अपन ने, तो ये नो डाउट अपन कहेंगे इसमें प्लस H तो हो गई, 2 हाइड्रोजन का प्लस H तो अज्यूम करूंगा, बिल्कुल करूंगा, 2 हाइड्रोजन का प्लस H इफेक्ट, लेकिन यहाँ पर ये 2 डिग्री अमाइन था जो डायरेक्टली इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये 2 डिग्री अमाइन से ये 1 डिग्री, तो ए तो ज्यादा ही होगा सी से, और उसके बाद अपन लिखेंगे इन दोनों में चेक करेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसमें नहीं है, वो 2 डिग्री है। उसके बाद अपन चेक करेंगे तो इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट है, मुझे बी को सबसे बाद में लिखना है तो डी आ जाएगा, और फिर ए सी डी बी, मेरे ख्याल से ए सी डी बी काफी लोग हैं जिन्होंने सबसे बताया। ठीक है, दैट्स करेक्ट, ए सी डी बी तो कौन सा पता, ठीक है ना। तो ये 2 डिग्री अमाइन था, अगर उस पे एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है तो अपन कहेंगे 2 डिग्री अमाइन था। अब अपन ऊपर वाले की चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। फोर्थ वाले में बी इज ग्रेटर देन,
फोर्थ वाले में B इज ग्रेटर देन A, देखो भाई B इज ग्रेटर देन A बता रहा है फोर्थ वाले में। ऑब्वियसली बात है, ऑर्थो इफेक्ट ना, वो कह रहा सर सब कुछ छोड़ दूंगा, ऑर्थो इफेक्ट तो बताऊंगी बता, ठीक है। B इज ग्रेटर देन A बिकॉज ऑफ ऑर्थो। यहां भी अपन ने ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बताया। जो लास्ट वाला क्वेश्चन था ना वो ऑर्थो इफेक्ट था, ये 2 डिग्री था, ये 1 डिग्री, और यहां पर अपन ने कहा था हाइपर कंजुगेशन। नहीं, हाइपर कंजुगेशन इसमें या कुछ भी नहीं था डी वाले। नहीं, 1 डिग्री में कैसे हो सकता है ज्यादा पैसे, कोई नाइट्रोजन पे ही एटाइल ग्रुप हटा देना, ये इलेक्ट्रॉन देगा भी तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। अगर इसका नाइट्रोजन का कंजुगेशन में जाएगा ना तो इसके पॉजिटिव चार्ज को ये उसको स्टेबलाइज करने नहीं आ पाएगा। पक्का ना, समझ में आया ना इसमें अनुष्का? इसमें तो अगर डिलोकलाइज होगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा ना, और अपन कहते हैं ना एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में कि भाई वो प्रोसेस कर लो, उसके बाद जो बनेगा उससे अपन चेक कर लेंगे भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको इथाइल ग्रुप डायरेक्टली इसको स्टेबलाइज कर देगा। ये नहीं, बॉन्ड एंगल दोनों में ही चेंज नहीं होने वाला, दोनों में ही बॉन्ड एंगल जो था 1 डिग्री और 2 डिग्री में दोनों ही एरोमेटिक है ना। बॉन्ड एंगल तो तब करते जब वो एलिफेटिक होते हैं, ये तो एरोमेटिक है। एरोमेटिक में तो डीलोकलाइजेशन विल बी मोर डोमिनेटिंग फैक्टर है ना। बॉन्ड एंगल तो अगर दोनों ही एलिफेटिक होते हैं तो अपन करते हैं। अब बताओ ये क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करो। क्वेश्चन नंबर 5 में अपन करेंगे, तो इसमें तो अपन को पता चल गया क्या करना है अपन को, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट है। इसमें अगर अपन कहेंगे तो A is more basic than A is more basic, और अपन रीजन बताएंगे कि A is sp3 and B is sp, वो रीजन। अब ये रीजन तो समझ में नहीं है और कैसे आपने भाई लोन पे रिस्क का भी डिलोकलाइजेशन में, लोन पे रिस्क का भी डिलोकलाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है। अच्छा देखो इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूं। अपन सबको पता है कि बेंजीन रिंग प्लेनर होता है, पता है। अपन सबको पता है कि CH3 जो होता है वो फुटबॉल जैसे स्फेरिकल शेप में होता है, वो भी पता है। तो ये CH3 यहाँ पर अटैच्ड है और ये फुटबॉल के जैसे, मतलब 2 स्फीयर अटैच्ड है, मतलब ऐसे एक प्लेनर रिंग हो गया और 2 CH3 ऐसे फुटबॉल जैसे अटैच्ड है प्लेनर रिंग, फुटबॉल के जैसे ऐसे अटैच्ड है, कोई प्रॉब्लम। इनका कोई प्लेन हो सकता है? नहीं नहीं, इनका कोई प्लेन नहीं हो सकता, फुटबॉल जैसे घुमा लो जैसे घुमाने, उसमें क्या। इधर नहीं। अब अगर मैं इधर भी CH3 लिखता हूं और इधर भी CH3 लिखता हूं तो इसके भी अपने बॉन्ड्स होंगे और इसके भी अपने बॉन्ड्स होंगे। इसमें होगा स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। अब पता स्टेरिक हिंड्रेंस से क्या होगा, ये तो फुटबॉल जैसे रहेंगे। ये जो नाइट्रोजन एटम है ना, जो नाइट्रोजन एटम, क्योंकि अब अपन ने यहाँ पर फुटबॉल जैसे ये लगा रखे हैं भाई, ये भी CH3 था, ये भी CH3 था, फुटबॉल जैसे लगा। इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, क्योंकि अपने पास लोन पेयर भी है ना इसमें, ये वाला लोन पेयर ऐसे रहा होगा, अगर ये लोन पेयर अगर इधर आ जाए तो ये डिलोकलाइज हो जाएगा, अपन डिलोकलाइज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये इनका कोई प्लेन नहीं हो सकता, होगा क्या ना, इनके रिपल्शन की वजह से ये जो CN बॉन्ड है ना,
CN बॉन्ड। हमने कुछ भी नहीं कहा, ना ही अपनी तरफ से कोई कंसेप्ट बना। अपन क्या करेंगे, अपन तो कहेंगे कि भाई इधर जो नाइट्रोजन एटम है ना, जिसपे 2 CH3 ग्रुप अटैच थे ना, ऐसे वो दोनों CH3 ग्रुप इस पे रिपल्शन की वजह से ये ऐसे हो जाएंगे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो इनका तो प्लेन चेंज हो नहीं सकता क्योंकि वो तो बेंजीन से अटैच है। अगर वो बेंजीन से अटैच्ड है तो अपन कहेंगे देख भाई, पहले ये दोनों CH3 भी ऐसे थे और ये दोनों CH3 भी ऐसे थे। अभी ये तो रिंग से ही अटैच्ड है, तो इनका तो कुछ हो नहीं सकता। नाइट्रोजन वाले ऐसे, तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन का CH3। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो जब ये दोनों ऐसे थे ना, तो लोन पेयर बाहर की तरफ था। भाई लोन पेयर इनके प्लेन में थोड़ी हो सकता, तो लोन पेयर ऐसे था और रिपल्शन की वजह से ऐसे हो गया, तो वो लोन पेयर ऐसे, एक ही लोन पेयर है। अब अगर लोन पेयर ऐसे हुआ बोर्ड के प्लेन में, तो वो बेंजीन रिंग के प्लेन में। भाई लोन पेयर ऐसे होता तो फिर वो इधर बाहर की तरफ लोन पेयर होता, तो ये पाई बॉन्ड के प्लेन में होता। पाई बॉन्ड के प्लेन में होता क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड्स आर नहीं, लोन पेयर ऐसे था। लेकिन अभी रोटेशन की वजह से क्या हो गया, लोन पेयर रिंग के प्लेन में चला, और जो लोन पेयर है ना वो ऐसा। और लोन पेयर अगर रिंग के प्लेन में गया तो कॉन्जुगेशन खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि लोन पेयर तब कॉन्जुगेशन में जाता जब वो पाई बॉन्ड के प्लेन में, लोन पेयर तब कॉन्जुगेशन में जाता जब वो पाई बॉन्ड के प्लेन में होता। लेकिन स्टेरिक रिपल्शन इतना ज्यादा है कि ये लोन पेयर रोटेट होके कहां चला जाएगा, पाई बॉन्ड के प्लेन में। और अगर ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं गया तो वो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अपन क्या कहेंगे उसमें, sp3 free है, because the lone pair is in the plane of benzene. It is in plane of benzene. इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें ऑर्थो का अटैच नहीं है ना, दैट इज कॉल्ड SIR इफेक्ट। हाँ, वो कह रहा है कि बेंजीन वाले को भी तो रोटेट कर सकते हैं, करो ना, मैंने कहा तो था। ये लो ऐसे अटैच है बेंजीन से, ये लो रोटेट कर देता हूं, ये लो ऐसे अटैच है बेंजीन से, ये लो बेंजीन से अटैच है, कर लो रोटेट, क्या करो, क्या कर लोगे, वही तो समझाया था मैंने कि ये तो फुटबॉल जैसे स्पीयर हैं, इनको घुमाने से कुछ नहीं होने वाला। CN को घुमाने से वो ग्रुप ऐसे चलेगा, इसलिए अपन को इसको घुमाना, राइट ना। हाँ, तुम्हारे दिमाग में जो चलेगा वो तो बताना ही ना मुझे, वही तो इसलिए तो बता रहा हूं ऐसे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में अपन को फंसाएंगे। अगर अपन को ये पता चल गया कि कोई कार्बन नाइट्रोजन एटम sp3 है, तो भाई उससे ज्यादा बेसिक और कुछ बताऊंगा ही नहीं, उसी को बेसिक बताना। मैंने इसलिए तो उसको एक्सप्लेन किया था पहले कि देख भाई मैं क्या करूंगा, उसको मतलब पहले ऐसे कर लूंगा sp3, इसलिए तो मैंने कहा था वो फुटबॉल जैसे है। ठीक है, तो दैट इज, अब अपन कहेंगे इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट है। ऑर्थो इफेक्ट का ऑब्वियसली बात है डोमिनेटिंग कैरेक्टर ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू एनी अदर इफेक्ट, राइट। सो ऑर्थो इफेक्ट से काफी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बनता है। तो यहां पर अब अपन कहेंगे यहां पर ऑर्थो इफेक्ट से, क्योंकि यहां भी सब्स्टिट्यूशन था, इसलिए वो रोटेट होने की वजह से sp3 हो गया, इसलिए बन गया। क्योंकि स्टूडेंट सोचेगा अच्छा स्टेरिक हिंड्रेंस आया, ये कम बेसिक हो गया, चलो बता दो, गलती कर, ठीक है। अब इतना काफी होगा, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैं बताऊंगा कौन कौन से सेक्शन आपको सॉल्व करना है अमाइंस वाले बेसिक स्ट्रेंथ। अब अपन चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर अपन फिनॉल्स की बात करेंगे जैसे मैंने आपसे कहा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक,
मुझे बताने की जरूरत नहीं। ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं अप्लाई किया? अच्छा, इसमें तुमने ये सोचा कि भाई ऑर्थो इफेक्ट क्यों नहीं अप्लाई किया? करो ना। ये लो, ये लो, नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है, 2 CH3 थे, प्रोटॉन लेने के बाद भी sp3, अभी भी sp3। भाई कॉन्जुगेशन में होता तो अपन कुछ सोचते हैं। यहाँ तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा बेसिक होगा। यहाँ पर जो लिखा था उसके बाद ने क्या किया था, वो कॉन्सेप्ट मतलब भूल गया मैं था, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, इसमें शायद अपन ने यहाँ पर CH3 ऐसे लिख दिया था, ऐसे था, तो दिमाग में रहता है कि भाई अब क्या पूछना है। तो इसका तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। बताओ दोनों में से किस पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? लो भाई उसने लिख दिया, सर समझ गया, रहने दो। लो भाई समझ गया, कोई बात नहीं। ठीक है ना, इसलिए मतलब भाई दिमाग में जो भी क्वेश्चन होगा आप अपना बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, अपन यहाँ आते हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा था कि अगर मेरे पास एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, पोलैरिटी कम हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो OH में पोलैरिटी बढ़ेगी, इंक्रीजेस, इसमें पोलैरिटी डिक्रीजेस, पोलैरिटी डिक्रीजेस। तो अपन कहेंगे अगर पोलैरिटी बढ़ेगी तो एसिड बढ़ेगा, पानी में डिसोसिएट करेगा। अपन को कोई एग्जांपल ले। अब इसमें मैंने काफी कुछ डिस्कस कर दिया था, और एक और बात है कि अपन प्रोटॉन निकाल देते हैं, उसके बाद स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। भाई अब प्रोटॉन निकालोगे यहां से तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन दोगे तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो अनस्टेबल मतलब कम एसिडिक। इसमें विड्रॉइंग ग्रुप है तो नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, क्योंकि अपन को पता है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए एनायन का स्टेबिलिटी थंब रूल होता है। अगर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा था। एक एग्जांपल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक। तो मेरे पास एक गिवन है CH3C डबल बॉन्ड OH, एक गिवन है मेरे पास HC डबल बॉन्ड OH, और एक गिवन है मेरे पास PHC डबल बॉन्ड OH। ये मुझे इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना? तो एक्चुअली अपना क्लास ना 9 o'clock तक है, और 9 o'clock हो गया तो मैं इसको शुरू नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये वाले पार्ट को आप रिवाइज कर। आंसर बताने का फायदा क्या जब डिस्कस नहीं कर? चलो देख लेते हैं फिर भी। दैट इज द आंसर, DC। स्टीरियोइसोमरिज्म कैसे आ पाएगा? आ रहा है तो पढ़ो, जब तक तो पता है ना स्टीरियोइसोमरिज्म, उसमें ना एग्जाम के हिसाब से दे दिया होगा, सिलेबस के हिसाब से ओपन मना कर देंगे उसको, स्टीरियोइसोमरिज्म नहीं आ पाएगा। स्टीरियोइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं है, GOC2 ही कर पाएंगे, GOC2 और IUPAC नेमिंग में थोड़ा और पढ़ पाएंगे, जितना अपन पढ़ेंगे बस उतना ही एग्जाम होगा। ठीक है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इसलिए मैं थोड़ा GOC2 कर रहा हूँ, थोड़ा अपन ने IUPAC नेमिंग को रोक लिया।
स्टीरियोइजोमरिज्म भी अपन काफी कुछ कर लेंगे, लेकिन अपन को लगेगा जून लग जाएगा। ये चैप्टर अब बस 2 लेक्चर मेरे ख्याल से इस वीक में खत्म होने के बाद अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी शुरू कर लेंगे इसी वीक में, संडे के बाद। और ये नहीं पूछा करो कभी कि ये लेक्चर कब खत्म हो जाएगा, बोलो तो नेक्स्ट क्लास में खत्म कर दो। तो ये बिल्कुल नहीं बोलना है पर कि कौन सा लेक्चर, आपको जैसे पढ़ाना है आप पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है सीखना और रिजल्ट देना, और आपका काम है पढ़ाना। हमारा अगर आप नहीं पढ़ाओगे सारे कंसेप्ट और मार्क्स नहीं आए तो आप डांट नहीं सकते, है ना? ठीक है, तो आप डांट नहीं सकते। जब मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। हाँ, बैच सेपरेशन मुझे इस वीक में शायद कुछ स्टूडेंट के स्कूल वगैरह का कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए वो इस वीक में नहीं किया, लेकिन बैच सेपरेशन हो जाएगा। मैंने बोला पूछा है, बोले सर कर देते हैं, अभी कर देंगे, एक आध वीक में चलने देते हैं, कर देंगे बैच सेपरेशन। तो बैच सेपरेशन तो हो ही जाएगा। मैंने पूछा था कोई बैच सेपरेशन कब होगा, क्योंकि मुझे भी मतलब जो मेंस वाले बच्चे हैं वो भी पूछ रहे हैं कि सर हम लोगों को थोड़ा सा आप सेपरेटली मतलब डील किए, मतलब उनको एडवांस उतना वो नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं हमको थोड़ा मेंस के हिसाब से ही बताओ। तो उनको भी अपने साथ मतलब एडवांस वाले बच्चों के साथ मजा नहीं आ रहा, तो अपन उनको अलग करेंगे, ठीक है ना? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या मजा नहीं आएगा, उनको थोड़ा सा कम बताएंगे। चलो ठीक है, हैं? तो दैट्स ऑल। होमवर्क, एक मिनट होमवर्क देख लें, एक मिनट होमवर्क बता देता हूँ मैं तुम्हें। रुको 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 रुको। होमवर्क इसमें जीओसी 2 से सेक्शन डी कर सकते हो, इसका मतलब ए बी सी भी कर सकते हो, ठीक है? पार्ट 2 में D1 तो समझ में नहीं आ रहा, एक मिनट रुको, क्या दे रखा है, पता नहीं क्या दे रखा है। चलो ठीक है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 सेक्शन ए ही कर पाएंगे, सेक्शन बी भी कर सकते हैं, सेक्शन ए एंड बी बस, सेक्शन ए बी पार्ट 1 पार्ट, और सेक्शन ए ही करो बस, सेक्शन ए ही करना, ज्यादा नहीं करना, सेक्शन ए कर लो, ठीक है? सेकंड नेक्स्ट क्लास में अपन सेक्शन बी और सेक्शन सी भी हो जाएगा। तो इस क्लास में आप सेक्शन ए कर लेना, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 पार्ट 2 वो आपको। चलो सेक्शन ए P1 P2 एक्सरसाइज 1 ये उसी की, ये आपका होमवर्क। चलो भाई, थैंक यू, अपना क्लास हो गया, चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है ना? चलो बाय बाय एवरीबॉडी, है।